नमस्कार, दूरदर्शन किसान में आप सभी का बहुत स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श। विचार विमर्श एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि योजनाएं, किसान के मुद्दे, नई तकनीकों के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराते हैं ताकि इन जानकारियों का आप सही इस्तेमाल कर अपनी खेती किसानी में एक परिवर्तन ला सके और आपके जीवन में भी जिससे परिवर्तन आ सकता है और आप आत्मनिर्भर भारत में एक विशेष योगदान अपना दे सकते हैं। जैसे कि हर विशेष कार्यक्रम में हम अलग अलग विषय पर चर्चा करते हैं। आज अपने विचार विमर्श कार्यक्रम में हम मोटे अनाज के खाद्य प्रसंस्करण के बारे में चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे जो आपको अपने अनुभव के साथ तमाम जानकारियां उपलब्ध कराएंगे। उन जानकारियों का आप सही इस्तेमाल कर जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया, आप अपनी खेती किसानी में परिवर्तन ला सकते हैं। तो मैं उन सभी मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। सबसे पहले हमारे साथ डॉक्टर रितु सिंह जी हैं। बहुत स्वागत है आपका। आप वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र उज्जैन से। इसके साथ ही हमारे साथ एक सफल उद्यमी हैं मनुश्रेष्ठ आनंद जी हैं। आप सफल उद्यमी हैं दिल्ली से। इसके साथ ही हमारे साथ एक और सफल उद्यमी है, महिला सफल उद्यमी सुदेश रानी जी। आपका भी मैम बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हमारा विषय है मोटे अनाज का खाद्य प्रसंस्करण, ये क्या है, इस पर एक विशेष रिपोर्ट देख लेते हैं। जैसे प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्वों सहित विटामिन और खनिजों की कमी के कारण अभी भी लोगों को पोषक तत्वों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। खासकर बच्चों और महिलाओं में तो कुपोषण की समस्या चिंता का विषय है। पोषण के लिहाज से पौष्टिक अनाज यानी मोटे अनाज विविधता से भरे होते हैं। इनमें कई तरह के सूक्ष्म पोषक तत्व मौजूद होते हैं। पौष्टिक अनाजों में कार्बोहाइड्रेट 60 से 70%, प्रोटीन 7 से 12%, वसा 1.5 से 5.5% और पथ्य रेशे 6 से 11.5% संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। मोटे अनाज ग्लूटन मुक्त होते हैं और सेलियाक रोगों से ग्रस्त लोगों के लिए अच्छे रहते हैं। चना में प्रोटीन की उच्चतम मात्रा पाई जाती है और सांवा रेशे का सबसे अच्छा स्रोत है। इनके अलावा मोटे अनाज खनिज और बी कॉम्प्लेक्स विटामिनों का प्रचुर स्रोत हैं। रागी की बात करें तो रागी में मेथियोनाइन अमीनो अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें पथ्य रेशे के साथ साथ अन्य खनिज विशेषकर कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ये गर्भवती और स्तनपान करवाने वाली महिलाओं के लिए काफी फायदेमंद साबित होता है। रागी में कैल्शियम की सबसे ज्यादा मात्रा होने के कारण इसका सेवन बढ़ते बच्चों और बूढ़ों में हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। बाजरे की बात करें तो बाजरे में आयरन और जिंक उच्च मात्रा में पाया जाता है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करवाने वाली महिलाओं के लिए बाजरे को अपने भोजन में शामिल करना काफी अच्छा रहता है। बच्चों को मोटा अनाज खिलाने से वे कुपोषण के शिकार नहीं होते। अब तो मोटे अनाज से छोटे बच्चों के लिए भी भोजन बनाया जा सकता है। ज्वार का इस्तेमाल करके डबल रोटी और बेबी फूड बनाया जा सकता है। मोटे अनाज सेहत की दृष्टि से काफी फायदेमंद होते हैं। ये शरीर को विषैले पदार्थों से मुक्त करते हैं, हानिकारक कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम रखते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर और पेट के कैंसर जैसे खतरों को कम करते हैं। इनके अलावा मोटे अनाज टाइप 2 मधुमेह की रोकथाम में मदद करते हैं। बीपी और दिल से जुड़े रोगों से भी मोटे अनाज हमारी रक्षा करते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मोटे अनाज तो रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरीके से आप खाद्य प्रसंस्करण कर आप अपनी कमाई को बढ़ा सकते हैं, मूल्य संवर्धन कर सकते हैं और भी तमाम उपाय हैं इसके अंदर और अपार संभावनाएं हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर रितु सिंह जी का रुख करते हैं। डॉक्टर रितु सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मोटे अनाज का खाद्य प्रसंस्करण का महत्व क्या है? देखिए, मोटे अनाज कुछ नहीं, इनका नाम मोटे अनाज इसलिए है कि ये
आपके विषम परिस्थिति में आसानी से उग जाते हैं। कम पानी में, अगर ज़्यादा तापमान है तब भी उग जाते हैं। और ये मोटे अनाज है हमारा ज्वार, बाजरा, आपका रागी है, कोदो है, कुटकी है, सवा है, 9 प्रकार के ये अनाज हैं। और विषम परिस्थिति में जैसे मैंने बताया कि उग जाते हैं, इसलिए इनको मोटा अनाज कहा जाता है। और दाने इनके गोल होते हैं, तो इसलिए इनका होता है। पर इनका अगर हम बात करें 60 से पहले के दशक की, उस समय हमारे खाने में इनका पूरा सम्मिलन था। हम लोग बाजरा, ज्वार, रागी सबका इस्तेमाल करते थे खाने पर जैसे जैसे आपकी हरित क्रांति आई तो गेहूं चावल ने इनका स्थान ले लिया और ये हमारी थाली से एक तरीके से कहेंगे हट गए। पर जबकि अब धीरे धीरे जब पता लगा है, जब बीमारियां इतनी आ रही हैं हमारे जनसंख्या में, हमारी देश में, तो उसमें पता लग रहा है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इन मोटे अनाजों का बहुत ज़्यादा महत्व है स्वास्थ्य के लिए। ये मतलब इतनी ज़्यादा शक्ति रखते हैं, आपकी कई बीमारियों से, कैंसर जैसे बीमारियों से लड़ने की क्षमता रखते हैं। और इनमें कई ऐसे पौष्टिक गुण हैं जो कि हमारे अन्य अनाजों से बहुत ज़्यादा हैं। जैसे रागी एक हमारा मोटा अनाज है, वो कैल्शियम में सबसे ऐसा अनाज है जिसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। ऐसा इतना कैल्शियम किसी भी अनाज में नहीं है, यानी कि 344 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम रागी में आपका कैल्शियम पाया जाता है। यानी कि सीधा हमारी अगर हड्डियों की, बढ़ते बच्चों के, बूढ़े बूढ़ों की अगर हम बात करें उनके हड्डियों मांसपेशियों के लिए, तो रागी उनके लिए बहुत अच्छा विकल्प है। तो ऐसे ही हमारे और भी अनाज हैं, मोटे अनाज, जो कि पोषणता से भरपूर हैं। इसीलिए इनका महत्व है, मतलब हमें भी अपनी थाली में इनको भी शामिल करना होगा अगर हम अपने पूरे स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहते हैं तो मोटे अनाज की महत्ता बहुत ज़रूरी है। और जिस तरीके से इसके अंदर पोषण तत्व पाए जाते हैं और जो जैसे मैम ने बताया कि हमारी थाली से ये विलुप्त होते जा रहे हैं, तो एक मुहिम है कहीं ना कहीं उस सभी चीज़ों को फिर से अपनी थाली से जोड़ने के लिए और एक स्वस्थ शरीर को बनाने के लिए मोटे अनाज की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आगे बढ़ते हैं, अपने जो सफल उद्यमी हैं उनका मैं रुख करूंगा। मनुश्रेष्ठ आनंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनुश्रेष्ठ जी, आप एक युवा हैं, आपको किस चीज़ ने प्रेरित किया कि आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट किससे जुड़िए और कृषि क्षेत्र से आप जुड़िए? सर, पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि फूड प्रोसेसिंग क्या होता है। फूड प्रोसेसिंग एक मेथड है जिसमें हम कच्चे माल से नई चीज़ बनाते हैं फाइनल गुड में। तो फूड प्रोसेसिंग एक तरीके की नहीं, बहुत तरीके की होती है। फूड प्रोसेसिंग दूध से भी की जाती है, फल सब्जियों से भी की जाती है, और भी बहुत चीज़ों से फूड प्रोसेसिंग करी जाती है। जैसे दूध से हम खीर बना रहे हैं तो वो एक प्रोसेस है, तो उसको इसलिए हम फूड प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो सब्जियों और फल से फूड प्रोसेसिंग से जैसे हम अचार बना सकते हैं, फलों से हम जैम बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो फूड प्रोसेसिंग के थ्रू हम बना सकते हैं। जी, इसके साथ ही हमारे साथ एक और महिला सफल उद्यमी है, मैं उनका रुख करूंगा। सुदेश रानी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुदेश रानी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको किस चीज़ ने प्रेरणा दी कि आप इस क्षेत्र से जुड़ें? मुझे जो हम मार्केट में जाते हैं, कोई भी चीज़ लेने जाते हैं तो वो हमें शुद्ध नहीं मिलती है और हेल्दी नहीं मिलती है। हम इस हर इंसान को हेल्दी प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाने के लिए ही हम इस फील्ड में आए कि कहीं ना कहीं हम किसी क्षेत्र से जुड़ें और फूड को प्रोसेस करके एक थाली तक हम उनको हेल्दी चीज़ें पहुंचाएं और वो ताकि अपना हेल्थ भी सुधार सकें और पूरे विटामिन से भरपूर उनको भोजन मिल सके। और हम मल्टीग्रेन की तरफ ज़्यादा हमारा झुकाव है। आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मिलेट का जो बनाया हुआ है सिस्टम, हम उससे जुड़ के भी लगातार काम कर रहे हैं और हम इसे एक खेत से लेकर और थाली तक हम एक अच्छा हेल्दी प्रोडक्ट देना चाहते हैं। जी, डॉक्टर ऋतु जी, मैं आपका रुख करना चाहूँगा। मैं जानना चाहता हूँ कि खेत से लेकर अगर आम आदमी की थाली तक पहुँचाने का इसमें क्या प्रोसेस रहता है और कैसे सरकार इसमें योगदान दे रही है ताकि किसान आगे बढ़कर मोटे अनाज को प्रोत्साहित करें, उसमें अपनी भागीदारी लें? देखिए, हम किसी भी अनाज को किसान उगाता है या फल सब्जी को उगाता है और सीधा उगाने के बाद बाज़ार में बेच देता था। पर कई बार बाज़ार में स्थिति ऐसी होती है कि उसको सही दाम नहीं मिल पाता, या जैसे फल सब्जियां हैं, इनमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है तो ये बहुत ज़्यादा दिन चल नहीं पाते। तो जब तक बाज़ार तक पहुँचते तो लगभग 30% इनका नुकसान हो जाता है, तो बाकी 70% जो उनको दाम मिलता है उसी में बेचना पड़ता है। तो ऐसे में अगर आप गेहूं को जाके बेच रहे हैं, मान लीजिए गेहूं के रूप में ही, तो उसका दाम कुछ और होगा। आपने अगर गेहूं का रूप बदल लिया, यानी कि आटे के रूप में आप ले गए बाज़ार में, तो उसका दाम कुछ और होगा। यानी कि गेहूं से उसका दाम कहिए कि मतलब ज़्यादा ही होगा, 30% 40% ज़्यादा ही होगा। तो यानी कि आपने रूप बदल दिया, यानी कि प्रसंस्करण कर दिया, आपने प्रोसेसिंग कर दी। तो ये अगर हमने कृषि में
अगर हमने आय अपनी बढ़ानी है तो हमें कृषि के साथ प्रसंस्करण को जोड़ना पड़ेगा, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम किसी भी खाद्य का प्रसंस्करण कर सकते हैं और ऐसे में हमारे जो मोटे अनाज हैं इनका भी प्रसंस्करण करके अगर हम अपने ग्राहकों को तक पहुंचाएं, लोगों तक पहुंचाएं, तो हमारे देश में जो अभी भी अनीमिया है, माल कुपोषण की समस्या अभी भी है, वो हमें ख़त्म इन्हीं भोजन को अपने खाद्य उसमें शामिल करके कर सकते हैं। जी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें काफ़ी पोषक तत्व हैं और जो भी बीमारियों से हम लड़ना चाहते हैं, अगर आप दवाइयों का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं और श्रेय अन्न का प्रयोग करेंगे अपनी थाली के अंदर, तो आपके जीवन में और आपके शारीरिक आप देखेंगे काफ़ी तरीके से परिवर्तन आएगा, आप स्वस्थ रहेंगे। सुदेश रानी जी का मैं रुख करूँगा। सुदेश जी, जैसे मैंने पूछा कि आपको किस चीज़ से प्रेरणा हुई कि आप इस चीज़ में जुड़े, बस आपने जब ये प्रोसेसिंग शुरू करी तो शुरुआती दौर पर आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़े और किस तरीके से आपने ये शुरुआत करी है? जब हम इस तरफ आए, हमारा रुझान हुआ, तो सबसे पहले कोई भी चीज़ करने से पहले हमें उसको सीखना पड़ता है जी। तो हम इसी प्रोसेस से जुड़े, कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े, खादी ग्राम उद्योग से जुड़े, कई जगह हमने इन चीज़ों पे रिसर्च किया, सीखा और फिर हमने काम शुरू किया कि भाई अब हमें पता लग गया है कि इसको कैसे प्रोसेस करना है और कैसे एक जो अभी मैम ने बताया कि मूल्य संवर्धन करके एक आटे से और एक हेल्दी बिस्किट तक तैयार करने तक का सफ़र हमने तय किया और लोगों को हमने हेल्दी चीज़ें दी। आपने प्रोसेसिंग तो कर ली, लेकिन मैडम आप बाज़ार तक कैसे पहुंची और बाज़ार में क्या आपको मूल्य मिला? इस पूरा प्रोसेस का रास्ता कैसा रहा? शुरुआत में बहुत मुश्किल आती हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम जाते ही आपको रास्ते खुले मिलते हैं, क्योंकि मार्केट में हर इंसान बैठा हुआ है अपना हेल्दी प्रोडक्ट लेके, सब अपने प्रोडक्ट को अच्छा बताते हैं। तो हम भी उसी लाइन में उतरे और चुनौतियों का सामना भी किया। कोई हमें पूरा रेट नहीं दे रहा था, कोई की मार्केट में नई चीज़ है तो इसको हम नहीं रखेंगे, लेकिन जैसे जैसे हमने उनको सैंपल दिया, चेक करवाया, उसकी हेल्दी रिपोर्ट्स दिखाई सारे प्रोडक्ट की, हम एक वो एनालिसिस होता है रिपोर्ट्स चेक करवा के कि कितना इसमें फ़ैट है, कितना सारी चीज़ें जो टेस्ट होते हैं हमारे, ये सब हमने करवा के उनको दिखाए। तो हमने उनको टेस्ट करवाया, लोगों को, कस्टमर को दिया उन्होंने, और फिर हमें मतलब रिस्पॉन्स अच्छा आया, तो फिर हम पूरे मन तन मन से लग गए इसमें आगे। जी, तो काफ़ी सहयोग के जरिए और काफ़ी रिसर्च के बाद आपने ये मुकाम पाया है। मैं मनुष्य जी का रुख करूँगा। मनुष्य जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे मैम ने बताया यहाँ पर, सुदेश जी ने, कि ये इस तरीके से मैडम मार्केट तक पहुँची और इस तरह से उन्होंने रिसर्च किया। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोई अगर इसके अलावा कौन कौन से तरीके हैं जिसकी मार्केट तक पहुँचा जाए, किस तरीके से मार्केट से रेट लिया जाए और जो प्रोसेसिंग की जा रही है उसका उचित दाम निर्धारित करना किस तरीके से किया जा सकता है? जी सर, आजकल तो आपको पता है ऑनलाइन सारा डिजिटल का ज़माना आ गया है, तो हमें ऑफलाइन मार्केट को फोकस नहीं करना है। आप खुद ही घर पे बैठ के अपनी मार्केट डिसाइड कर सकते हैं। आप जिस क्वालिटी का माल बेच रहे हैं, पहले तो आप देखिए आप कौन सी क्वालिटी का माल बेच रहे हैं, आप उस अकॉर्डिंग उसका रेट डिसाइड करिए। और बहुत सारे वेज़ हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने का। तो आपको जैसे आपने देखा ही होगा कि फेसबुक मार्केटिंग हो गई, इंस्टाग्राम मार्केटिंग हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत एजेंसीज़ हैं जो आपकी हेल्प कर सकती हैं। और आप खुद भी अपने वीडियोस बना के, और बड़ी सारी चीज़ें आ गई हैं अब, आप वो ट्राई कर सकते हैं ताकि डिजिटल मार्केटिंग में आपको स्कोप मिल पाए और आप अपना प्रोडक्ट अच्छे से सेल कर सकते हैं। जी, तो मनुष्य जी, आप कुल मिला के कहना चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया के प्रयोग से आप अपने प्रोडक्ट को आप प्रचारित कर सकते हैं। मैं आपके अनुभव से जानना चाहता हूं कि आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को प्रचारित किया? जी सर, जब मैंने अपना प्रोडक्ट बनाया, मैं मार्केट में गया तो कोई रखना ही नहीं चाहता था कि बहुत महंगा प्रोडक्ट है, ये है, तो बड़ी सारी चीज़ें आई, बड़ी दिक्कत आई। उसके बाद मैंने सोचा मैं अपना प्रोडक्ट खुद बेचूंगा जी। और हमने शुरुआत करी फेसबुक और इंस्टाग्राम से। हमने अपनी खुद की वेबसाइट बनाई, उस पर अपना प्रोडक्ट लिस्ट करवाया, सारे लाइसेंस लिए और हमने बेचा, तो लोगों को बहुत पसंद आया। तो हमें ये चीज़ तो समझ आई हमारा प्रोडक्ट ख़राब नहीं था। तो वही है, हर किसी की मार्केट अलग है, कोई ऑनलाइन मार्केट में बेच सकता है तो कोई ऑफलाइन में। पर मैं यही बोलूँगा कि हार नहीं माननी चाहिए जब तक आप पूरी कोशिश ना करें। जी, अगर हार नहीं मानेंगे तो बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि अगर कोई किसान इसके बारे में जागरूक ना हो, उसके पास सोशल मीडिया के बारे में ज़्यादा जानकारी ना हो, तो वो किसान या जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा के वो काम करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या सुझाव देंगे? सर, मैं यही सुझाव दूंगा कि पहले छोटे से शुरू करिए। जैसे मैंने भी कृषि विज्ञान केंद्र से ही शुरू करा था।
पहले आपको बेसिक नॉलेज हर चीज़ की लेनी पड़ेगी, जी। क्योंकि आप कोई भी काम स्टार्ट करेंगे तो आप बिना नॉलेज के नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। आपको थोड़ी बहुत एजुकेशन तो लेनी पड़ेगी, तो आप खादी से कर सकते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र से कर सकते हैं, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी और काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। जी, तो प्रशिक्षण यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं तो उसके लिए प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है, और बिना प्रशिक्षण के आप किसी भी चीज़ में सफलता नहीं पा सकते हैं। डॉक्टर रितु जी का मैं करूँगा, मैडम यहाँ पर बात प्रशिक्षण की हम कर रहे हैं, तो प्रशिक्षण को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, कितने दिन का प्रशिक्षण होता है, और प्रशिक्षण के बाद क्या शुरुआती तौर पर किसानों को करना चाहिए? जी, हमने जैसे आज देश के में 731 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, और वो सभी कृषि विज्ञान केंद्र खाद्य प्रसंस्करण में अपने क्षेत्र में जो भी उनके यहाँ पे फसल उगाई जा रही है उसके प्रसंस्करण पर तो खासकर वो लोग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं खाद्य प्रसंस्करण में। और वैसे हम लोग का ये प्रशिक्षण जो होता है व्यावसायिक प्रशिक्षण कहलाता है, यानी कि वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी कि आप ऐसा काम जो आप खुद ही करके और अधिक आय आप ले सकते हैं। तो खाद्य प्रसंस्करण हम लोग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं अपने कृषि विज्ञान केंद्र में, और ये हमारा 21 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है, जिसमें उनको सारी आपकी जानकारी की, अगर फल सब्जी है तो फल सब्जी का कैसा उसका स्वभाव होता है, उसका नेचर कैसा होता है, उनको कैसे आपने संरक्षित रखना है, लंबे समय तक के लिए चलाना है तो आपने कैसे चलाना है, फिर आपने उनका प्रसंस्करण कैसे करना है, क्या क्या उत्पाद आप बना सकते हैं, तो वो सारा उस 21 दिन के दौरान उनको करके दिखाया जाता है और उनसे भी करवाया जाता है। साथ ही साथ जो हमारे और पहले के प्रशिक्षणार्थी जा चुके हैं करके प्रशिक्षण, उनसे भी उनको मिलवाया जाता है, ताकि अपने अनुभव वो साझा कर सके कि उनका, क्योंकि देखिए किसी भी काम को हम अच्छा सभी कुछ नहीं बता सकते, उसमें कुछ हमारे खट्टे अनुभव भी होते हैं, कुछ मीठे अनुभव भी होते हैं, तो वो उसमें हम अपने उद्यमी को, पुराने उद्यमी को बुला के उनके साथ अनुभव उनके साझा करवाते हैं। साथ ही साथ उसी में क्या आपकी योजनाएं हैं, भाई कोई भी आपने प्रशिक्षण तो ले लिया, पर आपको कोई भी काम शुरू करना है तो उसके लिए आपको चाहिए पैसा। बिल्कुल। तो वो पैसा आपको कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए अलग अलग जो योजनाएं हैं सरकार की और ये बैंक की, उनके साथ हम उनके साथ भी उनका क्लास वगैरह करवाते हैं उसी प्रशिक्षण के दौरान, ताकि उनको पता लग जाए कि ये योजनाएं हैं जिनसे वो फ़ायदा आगे चल के उठा सकते हैं। फिर इसके बाद प्रशिक्षण के बाद ही हमारा काम ख़त्म नहीं होता, हम उनके साथ फिर भी उसके बाद भी लगे रहते हैं, उनसे पूछते रहते हैं कि क्या चल रहा है, कैसे है, कहाँ दिक्कत आ रही, वो भी हमसे संपर्क में लगे रहते हैं कि कैसे उनका दिक्कत जहाँ आ रही है वो उसका निपटारा करें, कि हाँ अगर ये चीज़ नहीं आ पाई तो हम अन्य संस्थानों से भी संपर्क करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आपका दिल्ली में है, वहाँ पे संपर्क करते हैं उस समस्या से उसके करने के लिए, और ताकि स्टेप बाई स्टेप, क्योंकि ताकि वो भी जो सीख के गया है अगर उससे काम करना है तो हिम्मत ना हारे, क्योंकि शुरुआत में देखिए आप थोड़ा सा इतना आपको सफलता नहीं मिलती, तो उसके लिए हमें उनके साथ खड़े रहना, उनके साथ चलना ज़रूरी हो जाता है, ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। जी। तो इसमें हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र ये इसमें इनका साथ देते हैं और खड़े रहते हैं, ताकि वो अपने एक पैरों पे खड़े हो सके, जो उन्होंने सीखा है और उसको वो करना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी सीखने आता है तो वो करने के लिए सीखने आता है, तो अपनी इकाई वो लगाना चाहते हैं, और हम उनको इकाई भी कहते हैं कि आप छोटे स्तर से ही लगाइए। अगर आपने फल सब्जी का अचार के रूप में ही करना है तो आप 100 किलो 50 किलो से शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे बढ़िए, बाज़ार के हिसाब से आप फिर उसको बढ़ाते जाइए, ताकि आप उसमें अच्छे निपुण होंगे और तभी आप काम कर पाएंगे। तो ये काम हम लोग ये करते हैं। और कृषि विज्ञान केंद्र ही नहीं, आप कृषि विश्वविद्यालय अगर आपके राज्यों में हैं, आप वहाँ भी वहाँ के बागवानी विभाग से संपर्क कर सकते हैं, राज्य के बागवानी विभाग से आप संपर्क कर सकते हैं इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कटाई उपरांत संस्थान भी हैं, लुधियाना में है आपका, भोपाल में है, आप वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं प्रसंस्करण के लिए। तो जानकारी की कमी नहीं है, बस आगे आने की आवश्यकता है लोगों की। जैसे मनुशेष और सुदेश हमारे यहाँ आके उन्होंने जानकारी ली और एक अच्छे सफल उद्यमी के रूप में आगे आ रहे हैं, एक ऑनलाइन मार्केट से अपना बाजार कर रहे हैं, एक अब मास्टर ट्रेनर भी हो गई हैं सुदेश जी। वो मास्टर ट्रेनर बन के भी मतलब औरों को भी सिखा रही, हमने उनको सिखाया, उन्होंने फिर आगे जाके खादी ग्राम में मास्टर ट्रेनर के रूप में गई, उसके बाद अब उन्होंने अपना बेकरी का ही ट्रेनिंग सेंटर खोल लिया है। तो ये एक अच्छे उदाहरण है सभी के लिए, इनको देख के ये आगे आ सकते तो आप सब भी आगे आ सकते हैं। जी, तो प्रशिक्षण यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। किसी भी खाद्य प्रसंस्करण लगाने से पहले आप सरकार द्वारा चलाए जा रहे कृषि विज्ञान केंद्रों के अंदर जो ट्रेनिंग पीरियड है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर उसमें हिस्सा लेकर आप प्रशिक्षित हो सकते हैं और अपना इकाई स्थापित कर अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमें यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक ले। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन किसान।
अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन केवाईसी अपडेट मिनटों में। केवाईसी अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार, ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी से, या फिर वीडियो केवाईसी से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। आरबीआई कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम विचार विमर्श देख रहे हैं। मोटे अनाज का खाद्य प्रसंस्करण कैसे करें, इस पर हम आज विस्तृत जानकारी आपको उपलब्ध करा रहे हैं। चर्चा को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ सफल उद्यमी महिला हैं जिनका नाम है सुदेश रानी। सुदेश जी, आपने तमाम चीज़ें बताई कि आपने कैसे शुरुआत करी, क्या क्या आपके सामने चैलेंजेस आए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने जब प्रशिक्षण लिया तब क्या आपके मन में था कि मैं इकाई लगा पाऊंगी, और उसके बाद आपको सरकार से क्या सहायता मिली, और आज आप किन किन चीज़ों का प्रसंस्करण कर पा रही हैं? जब मैंने ट्रेनिंग ली तो मन में ये तो था कि कुछ करना है। फिर ट्रेनिंग ली, अच्छे से सीखा, और सब लोग मतलब जो हमने प्रोडक्ट बनाया, बेकरी को लेके बिस्किट बनाए तो वो सबको पसंद आए। तो कि इनकम बढ़ाने के लिए हमने फिर इसको एक बिजनेस के रूप में लिया और इकाई लगाई। हमने छोटी लगाई, लेकिन आज मेरे पास बड़ी इकाई है और मैं मास्टर ट्रेनर हूँ। मैं एमएसएमई के सेंटर्स पे भी ट्रेनिंग देती हूँ, खादी ग्राम उद्योग में भी ट्रेनिंग देती हूँ, और अपना सेंटर भी मैंने खोला हुआ है जहाँ पे मैं बच्चों को फूड प्रोसेस का कोई भी काम सिखाती हूँ, और बेकरी को लेके भी पूरा उनका सिस्टम, सारा सेटअप बताती हूँ, सिखाती हूँ और लगवाती भी हूँ, ताकि वो अपना काम कर सकें और अपनी जीविका चला सकें, अपने घर बैठे ही अपने काम को आगे बढ़ा सकें और अपना जीवन यापन कर सकें। जी सुदेश जी, आपने जिक्र किया कि आप ट्रेनिंग भी लोगों को देती हैं, प्रशिक्षित भी करती हैं। तो ये ट्रेनिंग में आप क्या क्या सिखाती हैं और इसका प्रक्रिया क्या है? कोई आपसे जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है? ये मेरा नांगलोई में कोटला विहार में मेरा अपना सेंटर है, वहाँ जाके आप हमसे मिल सकते हैं और ट्रेनिंग ले सकते हैं। वहाँ हम आपको बिस्किट, ब्रेड, बन, कुलचे, तमाम तरह की जो बेकरी को आइटम होती हैं, वो सारे केक बनाना, बिस्किट बनाना, हर तरह के, और आजकल जो मिलेट मोटे अनाज के चल रहे हैं, ये भी हम लोग रागी का बनाते हैं, और जो बाजरा है उसका बनाते हैं, और भिगो गुड़ का भी हम बिस्किट बनाते हैं जो शुगर फ्री है। उस तरह का हम लोगों को प्रोसेस करके देते हैं। बेकरी की आइटम हम हर चीज़ उनको सिखाते हैं, A to Z। उनको एक छोटे अनाज की पहचान करने से लेकर और इकाई लगाने तक का सारा सिस्टम हम उन लोगों को सिखाते हैं और समझाते हैं और उनका हेल्प करते हैं। जी सुदेश जी, आपने कहा कि अनाज की पहचान और बिस्किट बनाना, ब्रेड, कुलचे, ये तमाम चीज़ें आप बना रही हैं। अभी आपके पास कितने प्रशिक्षण ले रहे हैं आपके पास, और कितने लोग हैं जिनको आप रोजगार दे रही हैं? और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि महिलाएं भी आज बहुत आगे बढ़कर कहीं ना कहीं एक विकास की नई गाथा को लेकर इस क्षेत्र से जुड़ रही हैं, तो महिलाओं की भागीदारी आप किस तरह से दिखती है? आप स्वयं एक महिला है, तो इस प्रकरण के बारे में कुछ बताइए। महिलाएं हैं तो वो आसपास में जो महिलाएं होती है वो देखती हैं कि क्यूरियोसिटी होती है कि उनके अंदर के अंदर क्या हो रहा है, तो वो पूछती हैं और ट्रेनिंग लेती हैं। वो घर बैठे अपना छोटा केक बनाने से लेकर शुरुआत करती हैं वो, और धीरे धीरे पेस्ट्री, इसी की तरह की कई वैरायटीज़ हैं, ये वो सीख रही हैं। और आजकल जो चला हुआ है मोटे अनाज का, तो इसमें हम उनको बाजरे का केक और रागी का केक, ये इस तरह के केक हम उनको सिखाते हैं ताकि हेल्दी चीज़ें हों। और लोग, जैसे रागी अनाज है, हम इसके बिस्किट बनाते हैं, तो ये बीपी के लिए अच्छे होते हैं और शुगर कंट्रोल करने के लिए अच्छे होते हैं। मोटे अनाज हमारी पूरा हेल्थ हमें देते हैं जी। तो वो चीज़ें हम सब सिखाते हैं जी। तो जिस तरीके से गंभीर बीमारियां हैं, बीपी, शुगर, इनकी रोकथाम में भी मोटे अनाज काफी लाभदायक है और काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल। आपने बताया केक बनाने का तरीका, महिलाएं घर से शुरुआत करती हैं, तो अगर कोई महिला घर में बनाना चाहे तो वो कैसे शुरुआत कर सकती है? एक एक स्टेप आपसे हम जानना चाहेंगे कि कोई महिला हमें अगर देख रही है देश के अलग अलग हिस्सों से, तो उन तक आप अपनी जानकारी पहुंचाइए कि कैसे वो घर में शुरुआत कर सकती हैं, किस तरीके से एक एक स्टेप होता है और कैसे फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचा जाए। जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो वो शुरुआत हमारी घर से ही होती है तो अगर कोई आपके आसपास में है, कोई जानकार है जहाँ कोई सिखा रहा है, या
KVK हैं जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वहाँ जाके आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। तो हम आपको बड़े साधनों की ज़रूरत नहीं है, हम आपको छोटे से गैस पे कढ़ाई में, कुकर में ये सब बनाना सिखाते हैं। और जन्मदिन पार्टियाँ छोटी मोटी ये सब चलते रहते हैं अड़ोस पड़ोस में, तो आप अगर आप उनको अपना प्रोडक्ट अच्छा बना के देंगे तो वो ज़रूर आपके पास आएंगे और आपका भी मन लगेगा काम में कि हमने इसमें मूल्य संवर्धन करके हमने कुछ इनकम बढ़ाई, तो वो आपके पास फिर आएंगे दोबारा और आप अच्छे से अपना काम शुरू कर पाएंगे। मनुश्रेष्ठ जी भी हैं हमारे साथ, वो भी सफल उद्यमी हैं और साथ ही साथ युवा भी हैं। मनुश्रेष्ठ जी का मैं रुख करना चाहूँगा। मनुश्रेष्ठ जी, हम देखते हैं कि आजकल के युवा खेती किसानी की तरफ कम आते हैं और कहीं ना कहीं उनके मन में एक शंका रहती है कि हम आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे। आप एक युवा हैं, आप इस चीज़ से जुड़े, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा उन युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे या उन युवाओं को क्या सुझाव देंगे कि इस क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं हैं। कई ऐसे युवा हैं जो अपनी नौकरियां छोड़कर अब खेती किसानी से जुड़े हैं, उन्होंने अपनी आय बढ़ाई है, स्टार्टअप शुरू किए हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे और क्या सुझाव देना चाहेंगे कि किस तरीके का स्टार्टअप या किस तरीके का प्रसंस्करण वो लगाकर आगे बढ़ सकते हैं? जी सर, अब तो बहुत सारे वेज आ गए हैं, जैसे कि आपने सुना होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग। जी, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी बहुत बड़ा स्केलेबल बिजनेस बन सकता है किसी के लिए भी। तो आप कभी भी ये मत सोचिए कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो वो काम छोटा है। जी, काम कोई भी छोटा नहीं होता। आपने देखा होगा FMCG मार्केट कितना ग्रो कर रही है, जी, उसमें प्रोसेस फूड आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि फैमिली का भी सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप फैमिली का सपोर्ट रखेंगे तो आपको एक पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा आगे बढ़ने के लिए, तो आप अच्छा स्टार्टअप कर पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ये मत सोचिए कि कोई भी काम छोटा है। आप प्रोसेस फूड में बहुत चीज़ें हैं, कितनी चीज़ें हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। पैक्ड फूड बनाइए, बहुत सारी मार्केट है, उसमें आप एक्सप्लोर करिए, उसको अपने प्रोडक्ट को सेल करिए। जब आपको चीज़ दिखेगी कि आपके प्रोडक्ट में दम है तो आप खुद दूसरी चीज़ बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे उसको सेल करने के लिए। तो मैं यही सबको बोलूँगा कि एक बारी कोशिश करके देखिए, उसके बाद आगे बढ़िए। मनुश्रेष्ठ जी, शुरुआती दौर पर चैलेंजेस क्या क्या आते हैं अगर कोई स्टार्टअप करना चाहता है? सर, चैलेंजेस ऐसे चैलेंजेस होते हैं कि आपका कभी कभी मन करेगा कि आप काम ही छोड़ दो, पर उन चैलेंजेस से आपको डरना नहीं चाहिए। आपको एक बारी फिर शुरुआत करनी चाहिए, गिरने के बाद फिर उठना चाहिए। आप ये मत सोचिए कि आज मैंने ये करा, ये पूरा नहीं हो पाया तो मैं काम बंद कर दूँ। काम बनने ही करना है, आपको कोशिश करनी है। जैसे कि KVK वगैरह ने मेरी बहुत हेल्प करी। मैं कितनी बार सोचता था कि मैं काम छोड़ दूं, पर नहीं, मैं जब भी फ़ोन करता था या कुछ सपोर्ट मांगता था मेरे को हमेशा हेल्प मिलती थी। तो आप आप अपने नोन से किसी से भी हेल्प ले सकते हैं, KVK से हेल्प ले सकते हैं। कोई काम में दिक्कत आए, कोई प्रॉब्लम आए, सबको हेल्प मिलेगी। जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि अभी आप क्या क्या बना रहे हैं और कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं? सर, हम तरह तरह के अचार बनाते हैं, चटनियाँ बनाते हैं, कैंडीज़ बनाते हैं। तो मेरे साथ काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं। डिस्ट्रीब्यूशनशिप भी है हमारी, ऑनलाइन ही है। हमारा प्रोडक्ट खुद भी सेल हम सारी वेबसाइट पे करते हैं। तो सर, हम काफ़ी चीज़ों से, जैसे कच्ची कैरी आम से हम अचार बनाते हैं, उसकी चटनी बनाते हैं, और काफ़ी चीज़ें हैं जैसे नींबू हो गया आपका, हरी मिर्च हो गया, लाल मिर्च हो गया। इन जितनी भी सब्जियां और फल हैं, इनसे तरह तरह की चीज़ें बनती हैं और हम उनको सेल करते हैं आगे। बिल्कुल। तो आप सभी दर्शक जो हमें देख रहे हैं, इन दोनों सफल उद्यमियों की तरह अपना एक नया स्टार्टअप कर सकते हैं और अपने जीवन में एक विकास ला सकते हैं। आप देखेंगे कि खाद्य प्रसंस्करण यूनिट लगाने से आपको काफ़ी मदद मिलेगी और आपके जीवन में नए बदलाव देखने को मिलेंगे। डॉक्टर रितु सिंह जी, मैं आपका रुख करना चाहूँगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस मोटे अनाज में ऐसे कौन कौन से अनाज है जिसका खाद्य प्रसंस्करण किया जा सकता है? मोटे अनाज आप जो हमारे हैं, इन सभी का प्रसंस्करण कर सकते हैं, पर मुख्य तौर पे अभी हम लोग ज्वार, बाजरा और रागी, इसका खाने में ज़्यादा इस्तेमाल अभी करते हैं। और इनका प्रसंस्करण आप किसी भी रूप में कर सकते हैं। आटे के रूप में कर सकते हैं और आपने सूजी के रूप में इसका कर सकते हैं। उसी आटे से हम इसको बेकरी के उत्पाद में उनको उतार सकते हैं। और यही नहीं, फिर आप जो आजकल फास्ट फूड भी जैसे बन रहे हैं, आपके पास्ता हैं, नूडल्स हैं, ये सब आपका मोटे अनाज से ही बन सकता है। रागी का पास्ता आ रहा है, रागी ज्वार का आपका कहेंगे कि नूडल्स आ रहे हैं, तो ये सब इनसे बन सकते हैं। पर इनमें थोड़ी सी पोषकता से ये भरपूर है, मतलब अल्सर, कैंसर, दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर, इन सब को कंट्रोल करने में बहुत अच्छे हैं। माइग्रेन तक की समस्या को कम करने में
ये काफ़ी कारगर है। जिन लोगों को माइग्रेन की दिक्कत होती है, ज्वार का इस्तेमाल करें तो माइग्रेन की समस्या से काफ़ी हद तक निजात पा सकते हैं। हड्डियों की हमने बात कर ही ली, आयरन इनमें भरपूर है। अगर हमें एनीमिया कम करना है तो आयरन भरपूर है, पर इनके साथ थोड़ी सी दिक्कत ये आ जाती है कि इनका हम सीधा इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि इनमें कुछ एंटी न्यूट्रिएंट यानी कि पोषण को रोकने वाले तत्व होते हैं, तो इनको एंटी न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो उनको ख़त्म करना होता है, तो उनके लिए कुछ सरल विधियां हैं। जैसे आपने इनकी डीहलिंग कर दी, यानी कि ऊपर का छिलका रगड़ के हटा दिया। दूसरा, आपने इनको उबाल दिया, यानी कि उबलते हुए पानी में उबाल के फिर सुखा दिया, फिर आटा बना लिया, या जो भी आप बनाना चाह रहे हैं, आपका जो कहेंगे कि चिड़वा वगैरह होता है वो बना सकते हैं। फिर या आप इनको भून के फिर आटा बना लीजिए, तो इनका एंटी न्यूट्रिएंट ख़त्म हो जाते हैं। और इसी तरीके से आप इनको अंकुरित करके, अंकुरित सभी जानते हैं करना, कोई भी आप अनाज को अंकुरित कर सकते हैं, तो अंकुरित करके फिर इनको सुखा के फिर इनका इस्तेमाल करें, तो इनके जो पोषक तत्व हैं तब आपको सही रूप से मिलेंगे। तो ये सरल विधियां हैं, और इन विधियों के लिए मशीनरी भी अब काफ़ी उपलब्ध है और सस्ते दामों पे उपलब्ध है। ये ना सोचें सभी कि ये तो बड़ी वैसी विधियां हैं, इस पर तो हमें ये चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सब सरल विधियां हैं। आप ये घर पे घरेलू स्तर पे कर सकते हैं, आप ब्लांचिंग घर पे कर सकते हैं, आप अंकुरन घर पे कर सकते हैं। तो ये सब विधियों से इनका करके फिर इसको प्रसंस्कृत उत्पाद आप बना सकते हैं। जैसे आपका रोटी तो बनती है, कुछ नहीं, सबसे आसान है एक हम जो कहते हैं आजकल मल्टीग्रेन आटा, यानी कि एक ऐसा आटा जिसमें कई प्रकार के अनाज मिश्रित हैं। तो सबसे आसान है मल्टीग्रेन आटा बनाना, जिसमें आप बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, कुटकी, इन सब का भी सम्मिलित कर सकते हैं गेहूं के आटे के साथ। यानी कि अगर 50-50% भी हम लोग करेंगे तो एक मल्टीग्रेन अच्छा आटा तैयार हो जाएगा। तो हर घर में उत्तरी भारत में खासकर रोटी खाई जाती है, तो वहाँ पे ये अच्छा बाजार के मल्टीग्रेन मिलेट आटे के रूप में आ सकता है। और फिर यही नहीं, इसी मल्टीग्रेन आटे से हम बेकरी के उत्पाद बना सकते हैं, जैसे सुदेश करती है, सिखा भी रही, तो बिस्किट, ब्रेड जो भी है, तो इन सबसे आप मल्टीग्रेन बिस्किट, ब्रेड ये सब बन सकते हैं। इसके अलावा ये आपके होगी कि बेसिक। फिर अगर जहाँ चावल का क्षेत्र है, तो हम जैसे रागी, आपका छोटे छोटे काले दाने होते हैं राई के जैसे, इनका आप पुलाव के रूप में, ज्वार को आपने उबाल के बनाया तो पुलाव के रूप में, तो इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग व्रत में कुट्टू खाते हैं, वो भी आपका मोटे अनाज के श्रेणी में ही आता है। चलई खाते हैं, वो भी हमारा मोटे अनाज की श्रेणी में आता है, जबकि ये प्रोटीन से भरपूर होता है। तो हम क्यों ना इनको रोज़मर्रा के खाने में शामिल करें, ताकि हमारी जो बीमारियां हैं जो इनसे हमारी दूर हो सकती हैं वो दूर हो। तो कई उत्पाद हैं, मतलब अनगिनत उत्पाद हैं। आपका रेडी टू ईट भी आ गया। जैसे शहरों में आपके पास समय नहीं होता, तो आपने गर्म पानी में डाला तो बनी बनाया इसका, इन अनाज का, मोटे अनाज से भी बनी बनाई चीज़ें आने लग गई। आपने गर्म पानी में डाला, आपकी इसकी कढ़ी आने लग गई है ज्वार से बनी हुई, तो वो आपने डाली और आपकी ज्वार की पकौड़ी और कढ़ी तैयार हो जाती है। तो इसी तरीके से बाजरा की, अब गर्मियाँ आ रही हैं, तो लस्सी के रूप में आप इन आटे को अपने दूध में पकाइए, जो बाजरे का आटा थोड़ा सा लेके दूध में पकाइए, दही जमा दीजिए और अगले दिन उसको लस्सी या छाछ के रूप में पी सकते हैं। तो आपने कई प्रकार से इस्तेमाल इसका कर सकते हैं, पर यह है कि आगे आने की ज़रूरत है, इनको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, इन सभी जानकारियों का तभी आपको फ़ायदा होगा जब आप आगे आएंगे और इसमें खुद का अपना योगदान देंगे, तभी आप इन जानकारियों का लाभ उठा सकते हैं। और जिस तरीके से हम लगातार आपको बता रहे हैं कि मोटे अनाज के अंदर भरपूर पोषण है, इन सभी पोषण से आप जितनी बीमारियों से लड़ना, जो बीमारियां, गंभीर बीमारियां हमारे जीवन के आसपास हैं, हम जिससे ग्रस्त होते हैं, उनसे भी इसके मोटे अनाज के इस्तेमाल से बचा जा सकता है। डॉक्टर रितु सिंह जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि कोई इकाई लगाना चाहता है तो शुरुआती तौर पर कितना खर्चा आता है और क्या सहायता सरकार द्वारा की जाएगी उन किसानों के लिए? देखिए, आप जैसे आपने पहले ये निश्चित करना है कि आपने एक तो पहले प्रशिक्षण लेना है जी। सबसे पहले, और प्रशिक्षण भी आपने उस विषय का ही लीजिए जिसमें आप जाना चाहते हैं। अगर आप जाना चाहते हैं कि बेकरी के उत्पाद में मैं जाना चाहता हूँ, तो बेकरी की ही ट्रेनिंग लीजिए। अगर आपने सोचा कि नहीं, मुझे सूजी, आटा, दलिया ये सब बनाना है, तो उसकी ट्रेनिंग अलग, वो अलग होती है, वो ट्रेनिंग लीजिए। अगर आपने लेनी है, आप चाहते हैं कि हम कोई उत्पाद के रूप में, जैसे रागी लड्डू हो गया, बाजरा लड्डू हो गया, या आपका और कोई उत्पाद आप बनाना चाहते हैं, तो उसकी ट्रेनिंग आप लीजिए अलग से, मतलब। और इसका तो एक संस्थान ही हमारा हैदराबाद में, आपका राष्ट्रीय कदन्य संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का,
वो इसमें आपको प्रशिक्षण और साथ ही साथ आपको स्टार्टअप करने के लिए पूरा आपको ज्ञान वहाँ पे मिलता है। वहाँ नहीं जा सकते तो अपने क्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए, वहाँ से आप प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जानकारी लेनी है, जानकारी लेने के बाद आपने फिर इकाई का सोचना है, और इकाई के लिए आपको जैसे ऋण चाहिए तो अगर मैं तो कहूँगी छोटे स्तर पे ही आप करिए, छोटी मशीनरी से ही शुरुआत कीजिए, पहले घर के स्तर पे ही शुरू करिए। जैसे मनु ने और सुदेश ने घर से ही पहले शुरू किया था, फिर ये थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया तो फिर मार्केट में मशीनरी वगैरह का इन्होंने इस्तेमाल किया। तो पहले घर से ही शुरू करिए, हमारे घर में जो चीज़ें उपलब्ध हैं उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए शुरुआत कीजिए। और फिर पूंजी के लिए बैंक से, जैसे आपका कई योजनाएं हैं बैंक की, बैंक से ले सकते हैं। फिर हमारा खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ही है जिनकी योजनाओं से आप योजना से आप फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसमें एक अकेले आदमी को भी ऋण मिल जाता है, और अगर समूह में आते तो बहुत अच्छी बात है। समूह में आने से आपको ये होता है कि एक तो पैसा सब में बट जाता है, सब लोग मिलके काम कर देते हैं, दूसरा एक काम भी आपका बट जाता है, कुछ लोग बनाने में लग जाते हैं, कुछ पैकिंग में और कुछ बाज़ार में, तो और जो फ़ायदा मुनाफा होता है वो सब में बराबर बढ़ जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा होता है। और हमारी कई योजनाएं ऐसी हैं जो समूहों को पे ज़्यादा जोर देती, समूह को ऋण देने पे ज़्यादा जोर देती है, अच्छी सब्सिडी उनको मिल जाती है, यहाँ तक कि कई अच्छी सब्सिडी मिल जाती है। तो समूह में आएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो इन योजनाओं से आप लाभ उठा के अपने काम शुरू कर सकते हैं। जी, तो तमाम योजनाएं भी हैं और प्रशिक्षण केंद्र भी चलाए जा रहे हैं ताकि आप प्रशिक्षण लेकर आप एक इकाई को स्थापित कर सकें। अगर इकाई नहीं लगाना चाहते हैं तो आप घर से भी शुरुआत कर सकते हैं और अच्छी कमाई ले सकते हैं। सुदेश जी के मैं रुख करूँगा। सुदेश जी, आपने भी अपनी अनुभव से तमाम चीज़ें बताई हैं हमारे दर्शकों को कि कैसे इकाई लगाया जा सकता है, क्या क्या प्रोसेस होता है। आप जो तमाम उत्पाद बना रही हैं इस प्रसंस्करण को कर उन उत्पाद को बनाने में समय कितना लगता है और वो कितने दिन तक चल सकता है, यानी कि अगर हम उसको 3 दिन 4 दिन कितने दिन तक हम स्टोरेज रख सकते हैं ताकि वो ख़राब ना हो? जो हम बिस्किट बनाते हैं वो हमारे 4 महीने का हम उनका मैन्युफैक्चरिंग 4 महीने तक वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं, और ना उसमें कोई प्रिजर्वेटिव डलता है, वो हेल्दी ही हैं सब। और ब्रेड बनाते हैं उसकी 1 हफ्ते की हम देते हैं डेट, और बन है, कुलचे हैं, ये डेली बेसिस पे मतलब 1 हफ्ते तक हमारा ये आइटम चल जाता है। जी, इनको बनाने में कितना समय लगता है? बनाने में आपको, आज अगर आपने बिस्किट बनाया तो सुबह शुरू करेंगे, 2 घंटे बाद आपके पास इतना अवेलेबल होगा कि हाँ आप दिन भर का खर्चा निकाल सकते हैं। जी, और एक बार में कितना बिस्किट बनाया जा सकता है या कोई भी उत्पाद कितना बनाया जा सकता है, इसके लिए लिमिट कैसे डिसाइड होती है, कैसे यूनिट डिसाइड होती है कि कितना क्या क्या डालना है? ये सब हमने जो ट्रेनिंग ले रखी है उसमें सीख रखा है कि कितना क्या क्या डालना है। और रही बात कितनी क्वांटिटी का, ये हमारा मार्केट के ऊपर है कि हमारी डिमांड कितनी आ रही है। हम एक दिन में 200 किलो तक का भी काम कर सकते हैं, और हमारा हैंडमेड है, कोई ऐसी मशीनें नहीं लगी हुई क्योंकि हम हाथ से बनाते हैं, लेकिन सिकाई करने के लिए जो ओवन लगे हुए हैं उसमें सिकाई करनी पड़ती है, लेकिन हमारा हैंडमेड है और होममेड है। डॉक्टर रितु जी ने हमें बताया था कि हम घर से भी शुरुआत कर सकते हैं, तो अगर कोई बिस्किट बनाने की शुरुआत कोई महिला घर से करना चाहे तो उसको क्या क्या जो है सामान की ज़रूरत है और किस तरीके से वो बिस्किट बना के शुरुआत कर सकती है? बिस्किट बनाने का तरीका मैं कुल मिला के आपसे जानना चाहता हूँ। जी, बिस्किट बनाने के लिए हमें जो सबसे बेसिक चीज़ें हैं कि आटा चाहिए, मैदा चाहिए, चीनी चाहिए, घी चाहिए, मक्खन चाहिए, और एक अवन चाहिए। घर से जो महिलाएं शुरू कर रही हैं उनको एक कढ़ाई चाहिए, कुकर चाहिए, गैस चाहिए। तो वो छोटे लेवल पे तो इतने से हमारा काम चल सकता है, लेकिन बड़े करेंगे तो थोड़ा बड़ा अवन ले लीजिए आप। और बड़े लेवल पे जैसे अब हम कर रहे हैं, हमारे पास बड़ा अवन है, 42 ट्रे का अवन है, और हम अपनी डिमांड के अनुसार काम कर रहे हैं। और सुबह से शाम तक मतलब हमारा एक दिन में हम 200 किलो का काम कर लेते हैं कि मार्केट में पहुंचा दिया जाए। हमारे पास, हमने दिल्ली में ही जो बड़ी प्रीमियम क्वालिटी का माल हम लोग बनाते हैं, आप बिस्किट हमारे चेक करेंगे, खा के देखेंगे, हमें ऑर्डर करेंगे, हम आपको भिजवा देंगे। और हेल्दी बिस्किट हैं और कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, और बढ़िया बटर में बनाते हैं हम लोग। थोड़ा महंगा ज़रूर है मार्केट में, लेकिन आपको बेस्ट क्वालिटी देते हैं, और अपने हम प्रोडक्ट जो बना रहे हैं उस पर हमें गर्व है। जी, जो महिला शुरुआत कर रही है उसने अगर शुरुआत तौर पर कितना बिस्किट वो बनाए ताकि उसका मार्केट में एक्सपोर्ट हो सके और उसका फ़ायदा उसका मिल सके?
वो आप शुरुआत वाले दिन 5 किलो बना सकते हैं। आसपास की जो मार्केट है वहाँ ले जाके आप सैंपल दुकानों पे दें और आसपास टेस्ट करवाएं। टेस्ट करवाने के लिए पहले आपको टेस्ट करवाना होगा लोगों को। अगर वो पसंद आ रहा है तो आप कम से कम मतलब एक दिन में 5 किलो ज़रूर बनाएं और अगले दिन फिर 5 किलो बनाएं। और जैसे ही डिमांड आती जाती है आपकी प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी और आप अपना अर्निंग अच्छा करने लग जाएंगे। बिल्कुल। जी। तो अगर शुरुआती तौर पर अगर अपने घर से भी आप शुरुआत करना चाहते हैं तो इस तरीके से अपने घर की शुरुआत कर सकते जी, हैं। कर और सकते घर पे बनाने के बाद अगर आप अपने मार्केट की स्टडी करते हैं तो आपको अच्छा मूल्य भी सिखाने मिलेगा। के लिए हम लोग बैठे हुए हैं और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप नंबर ले सकते हैं स्टूडियो से। और हम नांगलोई में ही हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, दिल्ली में ही हैं। दिल्ली में कोई कोना दूर नहीं है और हम आपको ज़रूर सिखाएंगे। जी। अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे प्रशिक्षण के लिए तो आपसे कैसे संपर्क करे? मैं अपना फ़ोन नंबर अगर आप कहते हैं तो मैं भी दे देती हूँ और नहीं तो आप स्टूडियो से देना चाहें तो वहाँ दे सकते हैं। जी। डॉक्टर ऋतु सिंह का मैं आपका रुख करना चाहूँगा। आपने बात करी कि समूह को ऋण देने में आसानी होती है। जी। अगर हम यहाँ पर एफपीओ की बात करें तो एफपीओ का क्या महत्व है प्रसंस्करण के रूप में? और एफपीओ आज खाद्य प्रसंस्करण के अलावा भी कई चीज़ों में हम देखें तो बहुत तेजी से विकसित उभरता हुआ एक प्रकरण है। बिल्कुल, ये हमारा फार्मर कृषक उत्पादक संगठन है। बहुत अच्छी मुहिम है जो हमारे यहाँ देश में शुरू हुई है। और क्योंकि इसमें आपका एक संगठन है, ये जैसे 100 किसानों से शुरुआत होता है और 1000 तक पहुंच जाता है काम करते करते। और ये इसलिए अच्छा है क्योंकि जिस क्षेत्र में ये बनाते हैं संगठन तो वहाँ पे एक तरीके की खेती होती है। अगर गेहूं का क्षेत्र है तो गेहूं के किसानों का एक संगठन बना दिया तो उसमें गेहूं में आपने बीज से लेके उनकी कटाई तक, उनके प्रसंस्करण तक सारी चीज़ें उनके पास उपलब्ध हो जाती हैं हमारी सरकारी योजनाओं से। क्योंकि वो बल्क में मतलब काफ़ी ज़्यादा उसमें आता है, कहेंगे क्वांटिटी वजन में, ताकि वो फिर इसमें ऐसे ये होता है कि आपको फिर सब्सिडी मिल जाती है। अगर मान लीजिए इनपुट की बात करें, हम खाद और बीज की बात करें, वो हमें कम दाम पे मिल जाते हैं हमारे एफपीओ के किसानों को। फिर आपने जब उसमें दवाई वगैरह छिड़की वो भी आपको, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में चाहिए होती है, तो वो भी आपको सब्सिडी मिल जाते हैं। फिर आपने कटाई अपने करी, गेहूं आपका एक साथ आप बाज़ार में बेचने जा रहे, एक अकेला किसान अगर 10 मन भी गेहूं बेचने जाएगा तो उसको वो दाम नहीं मिलेगा जो एक एफपीओ 100 मन या 200 मन से भी ज़्यादा 2000 मन गेहूं बेचने जाएगा तो उनको उनकी मर्जी का दाम मिलेगा कि जो उनकी मेहनत हुई है उसका दाम मिलेगा। तो ये एक ये बोलते हैं ना संगठन में शक्ति, तो एफपीओ हमारा एक संगठन में शक्ति है। और इनको फिर क्योंकि संगठन में आप काम कर रहे हैं तो हमारी सरकारी योजनाएं भी इनको ज़्यादा मतलब फ़ायदा पहुंचाती हैं, क्योंकि एक मिल के काम कर रहे हैं। इनको फिर सब्सिडी भी ज़्यादा दी जाती है एक अकेले इंसान की अगर तुलना करें तो इसलिए मैं तो कहूँगी कि अगर एफपीओ से अगर आप जुड़ सकते हैं, आपके आसपास अगर आप देखेंगे तो एफपीओ बने होंगे, ज़रूर होंगे कृषक उत्पादक संगठन ने। आप नहीं तो कोशिश कीजिए, अगर आपका समूह ही है, मान लीजिए आपका 10-20 किसानों का समूह है तो उसको धीरे धीरे बड़ा कीजिए, 100 का बनाइए ताकि एक कृषक उत्पादक संगठन आपका बन सके। टमाटर के क्षेत्र में है, वहाँ का संगठन बन सकता है। आप महाराष्ट्र में देखिए, हमारे अंगूर का कितना एक अच्छा एफपीओ बहुत बड़ा बना हुआ है कि जो कि एक्सपोर्ट तक कर रहा है जी। तो हमारे बासमती के भी ऐसे एफपीओ बने हुए हैं जो कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे कृषक उत्पादक संगठन ऐसे हैं जो देश में ही नहीं विदेशों से भी आय अर्जित कर रहे हैं। तो ये फ़ायदा है, तभी तो लोग कर रहे हैं। तो अगर हम संगठन में आएंगे तो हमारे सरकार की योजनाओं से भी हम जुड़ पाएंगे और हमारे जो कृषि के कार्य हैं उसको भी हम अच्छे से और कर पाएंगे। बिल्कुल। तो एफपीओ के ज़रिए भी आपको ऋण उपलब्ध कराया जाएगा और अगर आप एफपीओ के ज़रिए सरकार से जुड़ना चाहते हैं या ऋण का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा सब्सिडी में भी मिलेगी और आप बेहतर तरीके से उत्पादन भी कर पाएंगे, प्रसंस्करण कर आप उसका उत्पाद भी बना पाएंगे। फिलहाल चर्चा जारी है, लेकिन यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लगातार हम बने हुए हैं, तब तक के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो आपको मोटे अनाज की खाद्य प्रसंस्करण कैसे करें, उससे कैसे लाभ लिया जाए, इन सभी चीज़ों पर आपको विशेष जानकारी अपने अनुभव से दे रहे हैं।
हमारे साथ एक सफल उद्यमी मनुश्रेष्ठ जी हैं, मैं उनका भी करना चाहता हूँ। मनुश्रेष्ठ जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि शुरुआती तौर पर कितना खर्चा आपको आता है अगर कोई प्रसंस्करण यूनिट लगाना चाहता है, और किस तरह की तकनीक हैंडमेड होना चाहिए, कि कौन कौन सी मशीनें लगती हैं, इसके बारे में जानकारी दीजिए। सर बेसिकली देखा जाए तो मशीनें तो हमें कोई ख़ास नहीं चाहिए। आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि आपको उस चीज़ को प्रोसेस कैसे करना है, जो कि मैंने पहले भी बताया कि आप KVK से बेसिक नॉलेज ले सकते हैं। उसके बाद आप स्टेप बढ़िए और शुरुआत करिए, तो ज़्यादा खर्चा नहीं है। 5 से 10 हज़ार रुपये में भी आप अपना यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा हमारे घर में भी मम्मी, दादी, नानी ये लोग भी अचार बनाते थे, तो कोई बहुत वो बोलेंगे रॉकेट साइंस नहीं है। आप छोटी सी शुरुआत करेंगे तो भी आप कर सकते हैं। आपको पैकिंग मटेरियल चाहिए होगा जो कि बहुत सस्ता मिल जाएगा, कोई महंगा नहीं है, और आप छोटी छोटी बॉक्स में उन्हें पैक करिए। और ऑनलाइन तो आपको थोड़ा सा समय लगेगा बेचने में। आप चाहते हैं तो खुद भी लेके मार्केट में जा सकते हैं अपना प्रोडक्ट और सेल कर सकते हैं। बस कोशिश करनी पड़ेगी, चीज़ बिक जाएगी। जी, तो ये तरीका बताया है इन्होंने कि आप अगर लगाते हैं यूनिट तो कैसे आप मार्केट को रीच आउट कर सकते हैं। सुदेश जी, मैं आपका रुक करना चाहूँगा। मैं आपसे चाहता हूँ कि जब आपने यूनिट शुरू की तो आपको शुरुआती तौर पर कितना खर्चा आया, और किस तरीके से अगर कोई शुरुआत तौर से करना चाहता है तो कौन कौन सी जैसी तकनीक इसमें लगती है और कितना खर्चा आ सकता है? शुरुआती तौर पे जब हम छोटे लेवल पे शुरू करते हैं तो आप एक माइक्रोवेव होता है जो अवन बोलते हैं आम भाषा में, हम वो लेके अपना काम शुरू कर सकते हैं। और जब हम एक पूरा इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, लघु उद्योग लगाना चाहते हैं, तो फिर आपको बड़ा ओवन लेना पड़ेगा। क्योंकि जब हमारे खर्चे आते हैं कि हमारा आधा घंटा ओवन चलना है, तो आधे घंटे में अगर हमने 1 ट्रे डाली है तो भी आधा घंटा लगेगा, और अगर हमने 10 ट्रे डाली हैं तो भी आधा घंटा लगेगा। तो हमारे टाइम की और बिजली की बचत होगी, और हमारी खपत जो खर्चा है वो कम होगा, और हमारा प्रोडक्ट है जो वो हमें ज़्यादा मिलेगा। जी, मनुश्रेष्ठ जी ने यहाँ पर पैकिंग की बात बताई कि पैकिंग मटेरियल अगर आप ले सकते हैं, पैकिंग मटेरियल वगैरह कहाँ से उपलब्ध कराया जाता है और किस क्वालिटी का होता है, उसमें क्या खर्चा आता है? पैकिंग मटेरियल ये है कि आप किस तरह की पैकिंग करना चाहते हैं। मार्केट में फूड ग्रेड पन्नी भी अवेलेबल हैं, PP बोलते हैं जिसको, और जो फूड ग्रेड के प्लास्टिक के डिब्बे आते हैं वो भी है, कांच के डब्बे हैं, प्लास्टिक के डब्बे हैं, सब फूड ग्रेड के आप लें। अगर किसी भी प्रोडक्ट को या खाद्य पदार्थ को हमने बेहतरीन बना के रखना है तो हम फूड वाले जो होते हैं उसी को ही हम फूड ग्रेड लेंगे। आइटम जो भी लेनी हमने अपने फूड को सेव करने के लिए, एंटी मतलब बैक्टीरिया ना हो उसमें, उसकी एज सेल्फ लाइफ बढ़े, इसलिए हमें फूड ग्रेड ही इस्तेमाल करने हैं। जी, डॉक्टर रितु जी, मैं आपका रुख करूँगा। जी, अगर कोई किसान निर्यात करना चाहता है अपने प्रसंस्करण का, और उसके जो उत्पाद हैं उसका निर्यात करना चाहता है, तो निर्यात करने का तरीका क्या है और विदेशों में वो ग्राहक कैसे ढूंढें? निर्यात करने के लिए हमारा जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है उनका एक संस्थान है अपीडा, ये आपको मदद करता है खासकर हमारे कृषि उत्पादों को निर्यात करने में। तो हम इनसे आप सहायता ले सकते हैं। ये आपको सारा तरीका बताएंगे कि कैसे कैसे आपने क्या क्या आपको लाइसेंस चाहिए, क्योंकि इसमें आपको हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो स्टैंडर्ड्स होते हैं हर उत्पाद के लिए, जैसे बासमती के लिए अलग से निर्धारित किए गए हैं कि ये उसके गुण होने चाहिए तभी हम निर्यात कर सकते हैं। ऐसे हर उत्पाद के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड बने हुए हैं। तो ये सब अपीडा बताता है कि कैसे कैसे आपने करना है और किस तरीके से फिर आपने करना है। इसके लिए जो भी हमें लाइसेंसिंग कागजी कार्रवाई होती है उन सब में वो पूरा मदद करता है, जिसमें ये नहीं कि आपको कहीं दौड़ भाग करनी पड़ेगी। इनकी वेबसाइट है, वहाँ से आप इनका संपर्क लेके आप इनसे बात कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे मेरा उत्पाद है तो हमें कैसे करना है, तो वो सारा उसमें आपको गाइड करेंगे। और आप कहते हैं कि ग्राहक कैसे हम ढूंढें, तो आपने जैसे बताया, जैसे मनु भी कर रहे हैं कि ऑनलाइन, क्योंकि हम विदेशों में जाके तो नहीं बता सकते कि ये मेरा उत्पाद है, तो सबसे अच्छा माध्यम है ऑनलाइन। हमने अपनी वेबसाइट बना ली और उसके ज़रिए हम लोगों ने अपने उत्पाद बताए लोगों को, तो वो वेबसाइट कोई भी देश के पूरे विश्व के किसी भी कोने में होगा वो देखेगा कि, क्योंकि आजकल आप देख ही रहे हैं कि खाने के खासकर स्वास्थ्यवर्धक खानों पे आजकल काफ़ी जोर है। हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व में सब चाहते हैं कि स्वास्थ्यवर्धक खाना मिले ताकि हमारा एक बीमारियों से लड़ने के लिए हमारा शरीर मजबूत बन सके। तो सभी आजकल सतर्क हो गए हैं इसके लिए। ऐसी ऐसी भयंकर बीमारियां जो आ रही हैं धीरे धीरे, तो उनसे बचाव का तरीका सबको यही समझ में आया है कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम बचे रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा।
तो इस पे आजकल लोग ज़्यादा सतर्क हो गए हैं। तो ऑनलाइन के ज़रिए लोग देख भी रहे हैं क्या क्या साइट्स हैं, क्या क्या लोग उत्पाद बना रहे हैं, तो आपको उसमें आना पड़ेगा, तभी आपके विदेशी लोग आपको देख सकें। ऐसे में एक ये भी होता है, जैसे मैं FPO की बात कर रही थी, तो हमारी कई जैसे योजना के थ्रू किसानों के मेले लगते हैं, किसान मेला लगता है। आपने जैसे FPO के थ्रू आप गए तो वहाँ पे किसान मेले में एग्जीबिशन में भाग करते हैं। तो हमारी कई ऐसी योजनाएं हैं सरकार की जिसमें ऐसे संगठनों को, हमारे किसान उत्पादक संगठनों को विदेश में जाके भी अपने उत्पाद दिखाने का मौका मिलता है। तो ये भी एक अच्छा ज़रिया है बाज़ार का, कि वहाँ पे गए तो अपने उत्पाद अपने दिखाए तो लोगों को पसंद आए, या विदेश के लोग जो जैसे यहाँ पे आ रहे हैं तो उनको भी एक मौका मिलता है अपने हमारे उत्पाद देखने का। तो दोनों तरीके हैं, इनसे भी देख सकते हैं। पर मैं तो कहूँगी अगर विदेशों से जुड़ना है तो ऑनलाइन की तरफ भी हमें रुख करना पड़ेगा। जी, एक ऑनलाइन भी माध्यम है जिसके ज़रिए आप अपनी मार्केट को बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा ग्राहक तक पहुंच सकते हैं। सुदेश जी, मैं आपका रुख करना चाहूँगा। मैं आपसे चाहता हूँ कि आप अपने ग्राहकों तक पहुंचने के लिए क्या ऑनलाइन माध्यम का प्रयोग करती हैं, और ऑनलाइन माध्यम का प्रयोग करती हैं तो आप तक अगर कोई ग्राहक पहुंचना चाहता है तो कैसे आपसे जुड़ सकता है? मेरा कंपनी का नाम कृष्णा फूड्स है और ये नांगलोई में कोटला विहार फेज़ 2 में है। यहाँ से जुड़ सकते हैं और फ़ोन नंबर भी मैं बता देती हूँ, 9818491968। आप यहाँ से इस फ़ोन पे नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे जुड़ सकते हैं, बनाना भी सीख सकते हैं और अपना काम भी शुरू कर सकते हैं। तो इस नंबर के जरिए अगर आप सुदेश जी से जुड़ना चाहते हैं या उनके खाद्य प्रसंस्करण का कोई भी आप उत्पाद लेना चाहते हैं, उसके लिए ये नंबर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जैसे बताया गया कि कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर 21 दिन का प्रशिक्षण पीरियड होता है, तो जो आप प्रशिक्षण देती हैं क्या वो भी 21 दिन का होता है, और उस प्रशिक्षण के अंदर क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होती है? हम 15 दिन से लेकर और 1 महीने तक का रखते हैं प्रोग्राम, क्योंकि कोई भी बेसिक सीखने में 1 हफ्ता तो बेसिक सीखने में ही निकल जाता है। तो हम पहले एक हफ्ते तक हम उनको बेसिक सिखाते हैं, सारे प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं, हर चीज़ को बताते हैं कि ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, और फिर 1 हफ्ता हम उनका प्रैक्टिकल करवाते हैं। और हर इंसान से जो भी सीखने आता है उन्हीं के द्वारा, उन्हीं का वो अपना सामान लेके आते हैं और उनसे हम प्रोडक्ट बनवाते हैं कि भाई वो आए यहाँ पे बनाएं और अपने घर जाके खुद खाएं और अपना दोस्तों को जो घर वाले हैं उनको टेस्ट करवाएं कि क्या चीज़ हम सीखने जा रहे हैं और क्या चीज़ बन के हमारे हाथ में आई है, क्या हम खा रहे हैं और क्या हम आने वाले टाइम में हम अपना इकाई खोल के लोगों को खिला सकते हैं। जी, डॉक्टर रितु जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मैंने जिस तरह से बताया कि इस 15 से 20 दिन का प्रशिक्षण पीरियड होता है, कई बार प्रशिक्षण लेने के बाद किसान वापस नहीं आते, उनके मन में एक भय होता है, तो उस भय को कैसे दूर किया जाए कि आप आगे आएँ? आपके साथ सहयोग करने के लिए बहुत कुछ चीज़ें हैं, योजनाएं भी हैं, और आपके साथ पूरा सिस्टम लगा दिया जाता है सरकार द्वारा कि आप इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। और इसमें ये भी एक चीज़ मैं जोड़ना चाहता हूँ कि सफलता का क्या रेट परसेंटेज है कि आप सफल इतने % हो सकते हैं, क्योंकि किसानों के मन में एक संशय बना रहता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच्चाई है इसमें कि कोई सीखने के बाद ही सीधा करना शुरू नहीं हो जाता, तो उनको एक हिम्मत चाहिए होती है। तो जो जैसे बताया कि संशय रहता है कि करें कि नहीं करें, तो हम प्रशिक्षण के दौरान, इसीलिए मैंने कहा ना, जो हमारे पहले के उद्यमी हैं उनसे भी उनके अनुभव साझा करवाते हैं जी। क्योंकि तो उनको लगता है कि ये भी तो हमारे जैसे हैं, इनको क्या दिक्कतें आती हैं। हम उनको कहते हैं कि अपने जो भी हमारे उद्यमी होते हैं उनको हम सबसे पहले ये कहते हैं कि आप अपने ना पहले जो आपके जो दिक्कतें आई थी, जहाँ जहाँ आप गिरे थे, वो बताइए, ताकि उनको पता लगे हाँ ये भी गिरे थे, इनको भी दिक्कतें आई थी और फिर ये खड़े हुए। तो एक उससे उनको एक उनका कहेंगे आत्मविश्वास बढ़ता है कि नहीं, ये इन्होंने भी सीख के करा है तो हम भी कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से सीख के जाएं और वो हमसे फिर उसके बाद प्रशिक्षण के बाद भी जुड़े रहें। हम उनसे जुड़े रहते हैं ताकि हम छोड़ते नहीं हैं उनको जब तक वो शुरू नहीं कर देते करना। हाँ, किसी कारणवश वो नहीं कर पाते, वो अलग चीज़ है, पर जो करना चाहते हैं उनका साथ हम भी नहीं छोड़ते, क्योंकि हमने उनका साथ छोड़ दिया तो वो फिर नहीं आगे बढ़ पाएंगे, वो सीख के फिर वहीं पे रह जाएंगे। तो इसीलिए उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, जैसे एक तो हमने अनुभव साझा, फिर ऋण की ज़रूरत, पैसे की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हम उनको बैंक के भी हम उनकी क्लासेस करवाते हैं, उसमें बताते हैं कि क्या योजनाएं हैं जिससे आप ऋण वगैरह ले सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप थोड़े से ही शुरू करिए, अगर फेल भी हो तो थोड़ा सा ही नुकसान आपको होगा, ज़्यादा आपको नुकसान नहीं होगा, ताकि उनका मनोबल बढ़ा रहे। ये सब चीज़ें हैं जिनका हम अपने पूरे प्रशिक्षण के दौरान और उसके बाद भी ध्यान रखते हैं, ताकि कोई भी किसान पुरुष या महिला या युवा युवती कोई भी आए तो वो अपना कुछ काम शुरू कर सके।
और देश में अगर हम देखा जाए तो देश में व्यापक रूप से इसकी शुरुआत तो हो चुकी है। हमने जी, देखा पिछले जी। साल मिलेट ईयर घोषित किया गया, बिल्कुल, बिल्कुल। विदेशों से जो मेहमान आए हैं उनको जो भी यहाँ पर खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए गए वो सभी श्री अन्न से बनाए गए थे। जी, जी। और अगर देखा जाए मैम भविष्य के तौर पर तो विश्व स्तर पर मोटे अनाज की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो जी। आगे के रूप में आप मोटे अनाज को जो प्रसंस्करण है उसको किस तरह जाते हुए देख रही हैं? मैं तो मोटे अनाज को मोटा अनाज नहीं कहूँगी, इसको मैं सुपर फूड कहूँगी। जी। क्योंकि ये आपका स्वास्थ्य के साथ सेहत तो हमें दे ही रहा है, स्वाद भी दे रहा है और आगे के लिए हमारी खाद्य सुरक्षा को निश्चित कर रहा है। खाद्य सुरक्षा ही नहीं, अगर इसका जो चारा बचता है तो पशुओं के काम में आता है जी। और तो हमारे बाकी जो अनाज है वो सिर्फ हमारा जैसे सिर्फ खाद्य सुरक्षा को ही निश्चित करते हैं, पर ये खाद्य सुरक्षा को, आजीविका को निश्चित करता है और हमारे पशुओं के लिए उपलब्ध चारे के रूप में को भी निश्चित करता है। तो इसका ये भविष्य एक काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अगर आप जैसे देख रहे हैं वातावरण जो क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं उसमें ये सबसे अच्छा विकल्प है ये फसल, क्योंकि मैंने कहा ना विश्व परिस्थिति में उग जाता है, वर्षा कम होगी तब भी ये उग जाएगा। इसको बहुत ज़्यादा उर्वरक की, आपको फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं है। इसका भंडारण भी बहुत आसान है, भंडारण भी बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। कोई आपको दवाई का छिड़काव नहीं करना, जब इसमें कोई बीमारी जल्दी से नहीं लगती। तो यानी कि कम खर्चे में ज़्यादा फायदे देने वाली फसल है, इसीलिए और सेहत के लिए तो सुपर फूड्स हैं ही हैं। तो एक बहुत अच्छा भविष्य है और इस हमारे पोषक अनाज का, जिसको मोटा अनाज बोल रहे हैं, पोषक अनाज हम कह सकते हैं इसको, पोषक अनाज का बहुत अच्छा भविष्य है हमारे सेहत के लिए और हमारे राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा के लिए। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर कही है। सुदेश जी का मैं करूँगा। सुदेश जी, महिलाओं की भागीदारी जो बढ़ रही है इस क्षेत्र में वो बहुत ही अगर देखा जाए तो तारीफ करने के काबिल है और महिलाएं आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। आपने इस चीज़ से एक उदाहरण स्थापित किया है और दूसरों के लिए एक प्रेरणा भी बनी है। उन महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं जो महिलाएं संशय हैं, अभी भी सोच रही होंगी ये प्रोग्राम देखने के बाद भी कि मैं करूँ कि नहीं करूँ? मैं सभी महिलाओं से ये अनुरोध करना चाहूँगी कि वो घर से बाहर निकलें और पहले प्रशिक्षण लें, पहले इस चीज़ को सीखें और फिर करें और ना घबराएं। आप खाना इतना अच्छा बनाती हैं कि हमारे जन्मजात गुण है कि हम खाना अच्छा बना लेती हैं और घर वाले ही बताते हैं कि खाना अच्छा बना है। तो जब हम वो चीज़ जो बना रहे हैं हम अपने हाथों से, खाना अच्छा बन रहा है, तो ये भी ज़रूरी है कि जो भी हम बनाएंगे वो अच्छा ही बनेगा। तो अपने मन से संशय निकाल दें कि हम कामयाब होंगे या नहीं होंगे। जब आप किसी काम को बार बार करते हैं तो वो आपको कामयाबी की तरफ ले जाता ही है और कभी भी हमें ये नहीं सोचना कि मैं नहीं कर सकती, क्योंकि जब हम कहते हैं कि हम महिला शक्ति है तो फिर हमारे अंदर बहुत शक्ति है और हम किसी भी काम को इम्पॉसिबल नहीं मानते। बस एक बार हम शुरुआत करने की देर है और रास्ते आगे से आगे आपको मिलेंगे और हिम्मत रखिए और जुट जाइए। बिल्कुल, और प्रयास कीजिए तभी आपको सफलता मिल पाएगी। एक आखिरी सवाल डॉक्टर रितु जी मैं आपसे करना चाहूँगा, कोई ऐसा एक बिंदु है जो आप इस कार्यक्रम में हम नहीं जोड़ पाए या आप कुछ ऐसी जानकारी बताना चाहती हैं हमारे दर्शकों को? जी, बस मैं यही कहना चाहूँगी, कोई भी आप खाद्य प्रसंस्करण का कोई भी इकाई में अगर आप जाना चाहें तो सबसे पहले देख लीजिए कि आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है जी, क्योंकि कोई भी प्रसंस्करण इकाई शुरू करने के लिए कच्चा माल हमारे आसपास होना चाहिए। बिल्कुल। जो ज़्यादा मात्रा में आपके क्षेत्र में हो रहा है उसी की प्रसंस्करण पे कोशिश कीजिए कि आप और नज़दीकी कोई भी आपके नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कोई और संस्थान हो वहीं से प्रशिक्षण लीजिए। बहुत ज़्यादा दूर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है और प्रशिक्षण लेने के बाद ही अगर ये दोनों चीज़ें आपके हो गई फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं तो इसी आशा से उम्मीद करती हूँ कि आप इनका लाभ ज़रूर उठाएंगे। बिल्कुल, तो प्रशिक्षण लीजिए और एक इकाई स्थापित अगर आप करना चाहते हैं तो इकाई भी स्थापित कर सकती हैं और अपने घर में शुरुआत करना चाहें तो उसके लिए भी आपके दरवाजे हमारी सरकार के द्वारा खोल दिए गए हैं। तमाम योजनाएं आपके लिए उपलब्ध कराई गई हैं और तमाम प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किए गए हैं और प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं। उस प्रशिक्षण को लेकर आप अपने घर में शुरुआत कर सकते हैं, इकाई लगा सकते हैं और अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। और जिस तरीके से मोटे अनाज के अंदर इतने पोषण तत्व पाए जाते हैं जिससे हमारा स्वस्थ शरीर भी स्वस्थ होता है और हम काफ़ी बीमारियों से बचे रह सकते हैं और लोगों को भी इस जरिए इस बीमारियों से बचा सकते हैं। आज के विचार विमर्श कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। उन सभी मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो हमारे साथ खास इस पैनल में जुड़े, अपना कीमती समय दिया। मुंशी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर रितु जी आपका भी बहुत शुक्रिया, सुरेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद है कि आपको इस कार्यक्रम में दिखाई गई सभी जानकारियों से उचित लाभ होगा और इन जानकारियों का इस्तेमाल कर आप आगे बढ़ेंगे और अपने विकास के नए आयाम लिखेंगे। आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े कोई भी सुझाव या कोई भी विचार हम तक आप पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं, विचार विमर्श
08@gmail.com। और इसी के साथ ही आज के विचार विमर्श कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। तब तक आप बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।